से न्याय मांगते हैं कि मेरी बेटी का न्याय मिले। मामला है दहेज देते रहने तक मेरी बहन जिंदा थी। जिस दिन हम दहेज देने के लायक नहीं रहे, बहुत बयान तरीके से मेरी बहन को निपटा दिया। सच में दरिंदा है वो। स्टेटस लगाता है कि हम डेविल हैं, डेविल बन के दिखाएंगे। जिस दिन उसकी वाइफ हॉस्पिटल का ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी, उस दिन वो ये लगाया स्टेटस। उसी 22 लाख रुपए दिए। उसके बाद जब इंगेजमेंट हो गई तो गाड़ी का डिमांड हुआ, कम से कम 40 कर दीजिए, 40 कर दीजिए। तो हम लोग सोचे MG हेक्टर, तो हम लोन लिए। लड़की हॉस्पिटल में रास्ते में जितना बोल सकती थी कि हमको इतना दर्द दिया है कि वो बता नहीं सकते हैं। वो उतना दर्द दिया, बोला कि इनका बचने का चांसेस बहुत कम है, इनका आंत फट चुका है ज़्यादा चोट लगने के कारण, अब ये नहीं बच सकती हैं, इनको वेंटिलेटर आया है, सोया हुआ है। 15 तारीख को कौन सा कोर्ट होता है, उसके बाद सोया हुआ है। थाना वाली बोली कि कितना भी पति थका रहेगा, बीवी मरण अवस्था में रहेगी तो पति खड़ा रहे। धारा नॉन अवेलेबल है, लेकिन थाना वाला ना उनको बुला रहा है, ना उनको तलब कर रहा है। मेरी बहन तो चली गई, हमको न्याय ना भी दीजिए, लेकिन आगे भी जब 2-4 केस उस जज के पास डाउरी का आएगा ना, और फिर जब कोई और चिल्लाएगा तो कहिएगा उसी वक्त उसको क्यों नहीं पकड़े। आप देख रहे हैं मगही न्यूज़ और मैं हूं निशिकांत। ये बिहार है और ये बिहार नीतीश कुमार का बिहार है। वो नीतीश कुमार जो दहेज प्रथा को ख़त्म करने की बात करते हैं, और बीते 1 साल में मैं आपको बता दूं कि बीते 1 साल में बिहार में करीब 1000 बेटियां जो है दहेज प्रथा की भेंट चढ़ गई है। बावजूद इसके कि नीतीश कुमार लगातार दहेज प्रथा को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, 1000 बेटियां दहेज की भेंट चढ़ चुकी हैं। अभी हाल ही में एक खबर आई थी, पटना की रहने वाली चांदनी चंद्रा, उनकी भी जो है मृत्यु दहेज के कारण हुई है, और फिलहाल वो देख सकते हैं आप, उनकी अस्थियां इसमें बंद हैं और चांदनी चंद्रा का ये हश्र हुआ है। हम बात करेंगे, उनकी सिस्टर हैं, उनकी सिस्टर से बात करेंगे आखिर क्या घटना कैसे हुई, क्या सच्चाई इसमें है। क्या नाम है आपका? स्मृति। स्मृति, क्या ये पूरा मामला क्या था? पूरा मामला है दहेज देते रहने तक मेरी बहन जिंदा थी। जिस दिन हम दहेज देने के लायक नहीं रहे, बहुत बयान तरीके से मेरी बहन को निपटा दिया गया। शादी कब हुई? पिछले साल 11 मई 2022 को। किनके साथ हुई थी? प्रतीक सैल, ससुर शैलेंद्र कुमार, माँ प्रणीता देवी और बहन माँ प्रतिमा और बहन प्रणीता। कितना दहेज दिया गया? दहेज की मांग शुरू में होती तो शादी ही नहीं होता। वो शिक्षित पढ़ा लिखा शिक्षित है, हम लोग प्रैक्टिकल शिक्षित है। हम लोग बोले कि कोई दहेज नहीं देंगे, तो उसके बाद क्या हुआ, लड़का बोला कि हमको पैसे का कमी है। वीडियो शूट जो बिहार में थोड़ा अनकॉमन है, प्री वेडिंग शूट, वो बनारस ले जाके कराया और लड़की से कंटिन्यू बात करने लगा बिफोर इंगेजमेंट। उसके बाद बोला कि जो सम्मान होता है वो तो करिएगा ना, तो अच्छा से खर्चा और सम्मान, चेन अंगूठी कौन नहीं जानता है। हाँ, दहेज नहीं देंगे तो अच्छे से देंगे। उसके बाद हम लोग जब वीडियो शूट हो गया तो फिर बोले 60 लाख तो हमको सब दे रहा था। आज तो सुंदर और शिक्षित लड़की देख के हम फंस गए। तो हम लोग बोले कि अब दोबारा कहीं शादी के लिए अप्रोच करना भी मुश्किल हो जाता है ना, बिहार वैसा खुला हुआ कल्चर है नहीं, ओपन। हाँ, तो हम लोग 22 लाख रुपए दिए। उसके बाद जब इंगेजमेंट हो गई तो गाड़ी का डिमांड हुआ, कम से कम 40 कर दीजिए, 40 कर दीजिए। तो हम लोग सोचे MG हेक्टर, तो हम लोन लिए गाड़ी पे, क्योंकि एक बार में फिर 40 नहीं दे सकते। लोन पैसा तो अपना कटते रहता है EMI से। उसके बाद फिर बहन को राखी में भेजा गया 28 लाख रुपए। वो लोग अनीसाबाद में मकान बन रहा है, 28 लाख रुपए दे दीजिए। और बहन को फिर मायके छोड़ दिया, लेने नहीं आया। फिर हम ही लोग जाके बहन को वहाँ पे रखे और फिर पैसे नहीं दिए। 15 तारीख को आज़ादी के जश्न के दिन मेरी बहन को वो लोग मार दिए। उसका आंत फट गया, फिर वो मर गई। सुनने में आया कि आपने अपनी बहन को अस्पताल में भर्ती कराया। क्या हुआ था 15 तारीख को? 15 तारीख को मेरी बहन का दिन भर मोबाइल स्विच ऑफ था और लड़का स्टेटस लगाया डेविल वाला। हम लोग का दिमाग खटका। हम लोग फ़ोन किए, उनके लड़का फ़ोन नहीं उठाया और ससुर जी पहले से भी दहेज हाँ डिमांड था, तो थोड़ा मन खटका। फ़ोन किए तो बोले कि एडमिट किए हुए हैं। हम बोले क्या उसको हुआ, एडमिट क्यों किए, उसको प्रॉब्लम क्या है? तो बोले नहीं, हम एडमिट कर दिए हैं। जो कहाँ एडमिट किए हैं? तो बोले पटना में। बोले पटना ज़िला इतना बड़ा, हम कहाँ ढूंढेंगे? ऐसा बोल के फ़ोन रख दिए। फिर फ़ोन किए तो यूनिवर्सल हॉस्पिटल बोल के रख दिए। फिर हम लोग नेट से सर्च करके गए
वहाँ पता चला कि मुझे बताया भी नहीं आपको कि कहाँ। नहीं, नेट से सर्च किया हम। हाँ, तो फिर बोले कि जो मेरी आईसीयू में एडमिट है। हम लोग आईसीयू में क्यों एडमिट होगी, उसको क्या प्रॉब्लम है? तो फिर डॉक्टर बोला कि ठीक है, बीपी उपी लो है, बाकी ये ठीक है। उसके बाद वहाँ का जूनियर डॉक्टर रोते देख के बोला, आएंगे सामने तो हम उनको पहचान लेंगे। बोले क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ आने से पहले लगभग उनकी मौत हो चुकी थी, ऑक्सीजन देख के इतना है, आप इनको बड़े अस्पताल ले जाइए, यहाँ इनका कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग को वो छुट्टी वहाँ से दे नहीं रहे थे, क्योंकि वो डॉक्टर उनके गृह जिला का था। हम लोग बुलवाए थाना 112 डायल करके, और थाना हम लोग को छुट्टी दिलवाया, और छुट्टी दिलवा के फिर हम लोग पारस ले गए। पारस बोला कि इनका बचने का चांसेस बहुत कम है, इनका आंत फट चुका है ज़्यादा चोट लगने के कारण, अब ये नहीं बच सकती हैं, इनको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं। उनको इस तरीके से मारा गया था कि उनका आंत फट चुका था, और पॉइजन पूरे बॉडी में फैल चुका था, पेट काफ़ी निकला हुआ था। पोस्टमार्टम करवाया? हाँ, पोस्टमार्टम करवाए हैं, अभी रिपोर्ट का अंदेशा है, और रिपोर्ट आने का और ये अंदेशा है कि कहीं रसूखदार व्यक्ति हैं, रिपोर्ट ही ना चेंज करवा दें और हम न्याय के लिए दर बदर भटकते रहें। मेरी फ़ोन, एक बात बताइए, फ़ोन क्यों कोई किसी का हैक करेगा? ये प्राइवेसी का हनन है कि नहीं? साइबर सेल अपराध है कि नहीं? लेकिन जज ने ये कर्म किया है, इसका प्रूफ है, इसका जांच कराया जाए। इसका फ़ोन हैक हुआ? मेरी बहन का, ताकि वो इन्फॉर्मेशन हम लोग तक पास ना कर सके। मेरी बहन का फ़ोन हैक है और 19 तारीख तक वो एक्टिवेटेड है, जबकि 17 को ही मेरी बहन मर चुकी है। मेरी बहन अस्पताल में भर्ती थी, 17 को मर गए। 17 को डेथ की। हाँ, तो इस बीच में तो उसने मोबाइल चलाया नहीं होगा। 19 को किसने चलाया? 19 तक मोबाइल चलाया है, हम मीडिया में दे दिए हैं कि साइबर सेल में कंप्लेन हो तो ये पता चले कि उसका फ़ोन हैक है, ताकि वो मेरे से बात ना कर सके। अच्छा, एक बात, जब आप अपने पारस अस्पताल ले गए उनको, उसके बाद उनके पति साथ थे? नहीं थे, पति को तो हम ही लोग फ़ोन करके बुलाए हैं। अच्छा, मेरे परिवार के लोग को पता नहीं था कि इतना गंभीर मामला है, वही फ़ोन के, मेहमान आप कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए हैं, ये तो जीवन मृत्यु। ये वो यूनिवर्सल हॉस्पिटल में भी उनके पति नहीं थे, बोले कि अभी कोर्ट से आया है, सोया हुआ है। 15 तारीख को कौन सा कोर्ट होता है, उसके बाद सोया हुआ है। थाना वाली बोली कि कितना भी पति थका रहेगा, बीवी मरण अवस्था में रहेगी तो पति खड़ा रहेगा, भागेगा नहीं। तो ना यूनिवर्सल अस्पताल में आए, ना पारस अस्पताल में आए? नहीं आए। दाह संस्कार में आए? दाह संस्कार में आए थे फ़ोटो खिंचवाने, और नहीं आए। दाह संस्कार उन्होंने? नहीं, मेरे पिताजी ने किया। क्यों? एक मार तो दिया ही है, बॉडी जलाने का भी अधिकार उनको देना हमको गवारा नहीं हुआ। अच्छा, आप लोगों ने उनको दाह संस्कार हाँ। करने नहीं दिया? पिता ने दाह हाँ, संस्कार किया। इलाज ही हम लोग करवाए, वो तो देखने तक नहीं आए। अभी का क्या घटनाक्रम चल रहा है? अभी का घटना FIR किए हैं, धारा नॉन अवेलेबल है, लेकिन थाना वाला ना उनको बुला रहा है, ना उनको तलब कर रहा है। मेरी बहन तो चली गई, हमको न्याय ना भी दीजिए, लेकिन आगे भी जब 2-4 केस उस जज के पास डाउरी का आएगा ना, और फिर जब कोई और चिल्लाएगा तो कहिएगा उसी वक्त उसको क्यों नहीं पकड़े। फाइल मोटा कर लीजिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे पद पे बैठा हुआ है। अगला कभी वो न्याय किस तरह से करेगा ये भी देखिए, किस तरह का वो मानसिकता का व्यक्ति है। सुनने में आया कि कुछ लोग बता रहे थे, जैसा हम लोगों को, कि आप लोगों को भी परेशान किया जा रहा है। मेरे भाई को बोले हैं कि गाड़ी में चरस पुलिस के द्वारा ही रखवा देंगे गांजा, बेल लेते लेते थक जाओगी, बहुतों को बर्बाद किए हैं, तुम मेरे लिए क्या हो? कौन बोल रहे हैं? प्रतीक सैल, उनके पति जज साहब खुद। अच्छा, आप लोग को भी सुने में आया कि धमकी वगैरह दी? हाँ, धमकी वगैरह दिया गया, जज से उलझोगी। ये धमकी के आगे सबूत है कि नहीं मेरे पास? एक को मार दियो, सबको मार दो, लड़ेंगे भी नहीं। जितना धमकी दिया गया है उसका सबूत आपके पास है? सारा का मेरे पास पर्याप्त सबूत है। सुप्रीम कोर्ट हमको तलब कर ले, हम सब सबूत लेके उनको समक्ष उपस्थित हो जाएंगे। उसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अरेस्ट तरफ भी से, नहीं हुआ है। पुलिस की तरफ से क्या बोला? अगर कोई आम आदमी रहता तो अभी तक हवालात के अंदर रहता, लेकिन यही आम आदमी नहीं है, इसी का उसको बेनिफिट दे दीजिए और उसको बाहर ही छोड़ दीजिए। पुलिस का यही कहना है। मांग है इंसाफ का सर, और क्या बोले। हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, और इस मामले में हमसे कुछ कहा भी नहीं जा रहा है। हम मजबूरी है हमारी कि हम इनकी बात जो है लोगों तक, आप लोगों तक पहुंचानी है, इसलिए हम सवाल भी पूछ रहे हैं। लेकिन इन्होंने किस सिचुएशन में अभी ये हैं और किस सिचुएशन में हमारे सवालों का जवाब दे रही हैं, ये बस यही जानती होंगी। और मैं उनको देख रहा हूँ, अभी हम इनके पिताजी को भी देखे थे, यहीं पे बैठे हुए थे जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, और किस स्थिति से वो गुजर रहे हैं, किस मानसिक स्थिति से वो गुजर रहे हैं, वो सिर्फ हमने देखा है। और बैठे बैठे यहीं पे रो रहे थे। एक पिता
जो जिनकी कुछ दिनों पहले कब हुआ था उनका बाईपास सर्जरी? 2021 में हुआ था। 2021 में। एक पिता जिनकी 2 साल पहले बाईपास सर्जरी हुई हो, एक बेटी को कितने लाड़ प्यार से पढ़ा लिखा के बड़ा किए, उसके बाद कितने अरमानों के साथ उसकी शादी किए और शादी के महज 1 साल बाद ही उनकी बेटी जो है एक डब्बे में बंद हो गई। सोच लीजिए इस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। और उसके बाद जो है इनके परिवार को प्रताड़ित करने का, इस केस को, इस घटना को जो है मैनेज करने के सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जज साहब पे जो है आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जो है बेरहमी से जो है उसके साथ मारपीट की मृतका के साथ। उसके बाद जो है उनकी आंत फट गई, अस्पताल ले जाके छोड़ दिया गया उनको, उन्होंने ढंग से इलाज भी नहीं करवाया और उसके बाद जो है ये स्थिति है। नीतीश कुमार जी के बिहार में ये स्थिति है जहाँ पे उनके गृह जिले के ही ये रहने वाले हैं। हालांकि बहुत पहले इन्होंने अपना जो है गृह जिला छोड़ दिया था, नालंदा के ही रहने वाले हैं, पटना में आके बस गई थी। अब हम क्या कहें चाची, इससे आपकी बेटी तो वापस अब आ नहीं सकती है, लेकिन न्याय उसको ज़रूर मिल सकता है। क्या कहना चाहती हैं आप? बस यही न्याय मांगते हैं कि मेरी बेटी का न्याय मिले। ज़्यादा बोल नहीं सकते, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। नहीं ठीक है। क्या नाम है बाबू आपका? मेरा मोना। मोना। हाँ। आप बड़ी बहन है? बड़ी थे। अच्छा, आप बड़ी हैं? हाँ। अच्छा, वो जो मृतका है उनसे आप बड़ी हैं। क्या लगता है पहले उसने जो है प्री वेडिंग शूट के नाम पे आप लोगों को झांसा दिया, उसके बाद दहेज की मांग की, उसके बाद शादी के बाद भी लगातार उसकी मांग चलते रही और उसके बाद इस तरह का जो घटना अंजाम दिया गया? बहुत बुरा किया है वो जज के लायक नहीं है, वो सच में दरिंदा है। वो स्टेटस लगाता है कि हम डेविल हैं, डेविल बन के दिखाएंगे। जिस दिन उसकी वाइफ हॉस्पिटल का ज़िंदगी मौत से लड़ रही थी, उस दिन वो ये लगाया स्टेटस। उसी रात को वो वाइफ के साथ हॉस्पिटल में भी खड़ा नहीं था। कोई दुनिया का पति रहता है, कोई दुनिया का पति अपनी बीवी को उस हालत में छोड़ के नहीं जा सकता है। आप एक तरीक़ा से बताइए, अगर तुम सही थे तो तुम भागे हुए क्यों थे? हॉस्पिटल में तुम क्यों नहीं थे? ससुर पे छोड़ दिया गया बीवी को, एक छोटे से दम छोटे से हॉस्पिटल में जाके छोड़ दिया गया। बगल में वहाँ पे मेदांता हॉस्पिटल है, मेडिवर्सल है, पारस था, कोई बड़ा हॉस्पिटल आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप रेलवे अधिकारी हैं, ससुर नहीं अफोर्ड कर सकते थे तो आप लोगों को सूचना दे दिया जाता, आप लोग अफोर्ड कर लेते। हम लोग ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। हम लोग जब उसका फ़ोन स्विच ऑफ है तो फ़ोन कर रहे हैं ससुर पे, तो पहले तो फ़ोन उठाए नहीं, लगातार किए तो फ़ोन उठा, उसके बाद से बोल दिया एडमिट है। उसके बाद कुछ नहीं, कहाँ एडमिट है, इतना पटना में हम लोग कहाँ खोजे, बहुत हाथ पाँव जोड़े, बहुत हाथ पाँव कि पुलिस लेकर आएंगे, ये लेकर, तो बस फिर बोल दिया यूनिवर्सल कहाँ है, ये भी नहीं। फिर गूगल पे हम लोग जल्दी से सर्च किए यूनिवर्सल कहाँ है, फिर हम लोग वैसे करके वहाँ पहुँचे। फिर वो लड़की हॉस्पिटल में रास्ते में जितना बोल सकती थी कि हमको इतना दर्द दिया है कि वो बता नहीं सकते हैं, वो उतना दर्द दिया है। लगता है कानून से अभी तक आप लोग को कितनी मदद मिल पाई है? वो लग रहा है वो लोग बहुत पैरवी पहुँच और बहुत पावरफुल है, वो पूरी तरह से केस को मैनेज करने का कोशिश कर रहा है। वो लोग बहुत मेरी बहन यही जाते जाते भी बोली कि वो लोग हर टाइम यही बात भी करते रहता था कि हम लोग ऐसे पैरवी है, वैसे पहुँच है, गांजा प्लांट, ये इतना तरह का धमकी बोला, हमको पागल कर दिया है। वो जज बनने लायक नहीं था और आज जज बन भी गया है तो कितनों का ज़िंदगी, जो एक रुपया के लिए, पैसा के लिए, उसको मतलब थोड़े रुपया में भी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहा था। एक नॉर्मल भी हम लोग शादी करते ना तो लड़के वाले की तरफ से थोड़ा मान लो ले भी रहा है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, बट उसने कुछ भी नहीं किया। वो बिकेगा नहीं, उसके न्याय पे किसी को भरोसा होगा, वो जजमेंट देगा, वो भरोसा लायक कैसे, उस पद पे उसको कैसे रखा जा सकता है? कोई लड़की केस लेकर उसके पास जाएगी तो विश्वास करेगी कि मेरे साथ सही होगा, नहीं होगा, वो विश्वास नहीं कर सकती है। इसलिए उसको उस पद का, गरिमा का
अगर है तो उस पद पे उसको नहीं रहना चाहिए। वो मर्डरर है और प्लान मर्डरर है। स्वीट पॉइजन क्या धीरे धीरे दिया, कैसे 1 साल में क्या हो गया? आप एक कॉमन सेंस छोड़ दीजिए सब कुछ। इतने साल लड़की 30 साल अपने घर में रही, उसको कोई बीमारी नहीं था, वो 55 kg की थी। जाते के साथ 1 साल में ससुराल में ऐसा क्या हो जाता है कि उसको हर तरह की बीमारी हो जाता है, या स्टोव से जल जाती है, सब ससुराल में कांड क्यों हो जाता है? क्या कहना चाहती हैं सरकार से? हम सरकार से और न्यायपालिका सबसे यही करने लगे, उस इंसान को उस पद पे रखने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। उस कितना और ज़िंदगी एक का तो हो गया बर्बाद, लेकिन औरों को बर्बाद होने से बचाइए, उसको हटाइए। क्योंकि फिर एक प्रश्न चिन्ह है सरकार पे भी और न्यायपालिका पे भी कि न्यायपालिका में भी घुसखोर लोग होंगे। अब तो फिर क्या हो सकता है? फिर तो पूरा समाज रहने लायक नहीं रहेगा। पुलिस प्रशासन पे किसी को विश्वास नहीं होता है कि मेरा यहाँ पे केस सलटा दिया जाएगा, लेकिन जज में मेरा हमको जज मिलेगा, हम कोर्ट में देख लेंगे। हम लोग सबको धमकी देते हैं कोर्ट में देख लेंगे। अब कोर्ट में क्या देखेंगे? जब जज ही बिका हुआ रहेगा तो कोर्ट में आप क्या देखिएगा? वो दरिंदा है, क्रिमिनल माइंड है, डेविल लगाया है, और सैकड़ों मतलब रिकॉर्डिंग है मेरी बहन का। आप फ़ोन कैसे हैक कर सकते हैं? एक नॉर्मल हस्बैंड भी फ़ोन हैक करने से पहले सोचता है। किसी का प्राइवेसी आप हैक नहीं कर सकते। हम लोग का ग्रुप है, मेरा पर्सनल चैट है, आपको जानने का क्या अधिकार था? मेरा बैंक स्टेटमेंट है, उसमें OTP डाला हुआ है उस ग्रुप में। उस ग्रुप को आप हैक किए हुए हैं। आप इतना बड़ा एक जज हो के इतना पहले तो सबसे पहले तो आप प्राइवेसी कैसे हैक कर लिए? अगर आपके मन में चोर नहीं था, फ़ोन कैसे आपने हैक कर लिया? आप चोर नहीं हो, गंदा से घटिया से घटिया कृत किया है, जो कि हम बता भी नहीं सकते हैं। इसलिए उसको अधिकार नहीं है जज रहने का, तो उसको बिल्कुल अधिकार नहीं है। सुन लिया आपने, मृतका की बहन थी, क्या कुछ कह रही थी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि इस वीडियो के लग जाने के बाद जो है इनकी बहन जो है वापस आ जाएगी, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि अगर आप हमारा थोड़ा सा सहयोग करेंगे तो इस परिवार को न्याय मिल सकता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारी बात जो है सक्षम अधिकारी, सक्षम जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक पहुँचे और इस बेटी को, इसके परिवार को, मृतका के परिवार को न्याय मिल सके। धन्यवाद।